इतिहास गवाह है, क्रांतियाँ हमेशा तलवारों से नहीं आती और ना ही शोर शराबे से आती हैं। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव एक खामोश कमरे के अंदर मोमबत्ती की रोशनी में जन्म लेता है। जरा सोचिए, साल था 1947 से बहुत पहले का। भारत आज़ादी के सपने देख रहा था। हर जुबान पर सिर्फ एक ही नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उस भीड़ में, उस शोर में एक आदमी बिल्कुल अकेला खड़ा था। उसकी जंग अंग्रेजों से तो थी ही, लेकिन उसकी असली लड़ाई उन लोगों से थी जो उसके अपने थे। उसके पास ना कोई फौज थी, ना ही कोई हथियार। उसके पास था तो सिर्फ एक कलम और एक ऐसा दिमाग जिससे पूरा सिस्टम डरा हुआ था। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे समाज ने कुचलने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो बीज था जिसे जितना दफनाया गया वो उतना ही ऊपर उठता गया। बड़ौदा रेलवे स्टेशन, रात का समय, कोहरा इतना घना कि हाथ को हाथ ना दिखे। एक नौजवान वहाँ खड़ा था। वो अभी अभी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़कर लौटा था। उसकी जेब में डिग्रियाँ थीं, दिमाग में ज्ञान का भंडार था, लेकिन जैसे ही उसने अपने वतन की मिट्टी पर पैर रखा, उसकी डिग्रियाँ रद्दी का टुकड़ा बन गई। क्यों? क्योंकि उसका सरनेम, उसकी पहचान, उसका गुनाह बन गई थी। ऑफिस में उसे फाइलों का ढेर तो दिया गया, लेकिन पानी का गिलास नहीं। चपरासी फाइलें फेंक कर देता था ताकि उसका हाथ ना छू जाए। सोचिए उस अपमान को, सोचिए। एक इंसान जो कानून का पंडित है, उसे जानवरों से भी बदतर समझा जा रहा था। उस रात, उस अकेलेपन में वो टूट सकते थे, वो वापस विदेश लौट सकते थे, लेकिन उस अंधेरी रात में भीमराव अम्बेडकर ने भागने का नहीं, लड़ने का फैसला लिया। एक ऐसी लड़ाई जिससे खून का एक कतरा भी न बहे, लेकिन जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। महाड़ का वो तालाब, देखने में तो बस पानी था, लेकिन असल में वो एक लक्ष्मण रेखा थी। हजारों सालों से दलितों को उस पानी को छूने की इजाज़त नहीं थी। जानवर पी सकते थे, लेकिन इंसान नहीं। जब बाबा साहेब उस तालाब की ओर बढ़े तो वो सिर्फ कदम नहीं थे, वो एक भूकंप की आहट थी। हजारों लोग उनके पीछे थे। सामने लाठियाँ थीं, धमकियाँ थीं और मौत का डर था। जैसे ही उन्होंने झुककर उस पानी को अपनी हथेलियों में भरा, सन्नाटा छा गया। उस एक घूंट ने सदियों पुरानी गुलामी की जंजीरों को पिघला दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि अधिकार मांगे नहीं जाते, छीने जाते हैं। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। सबसे मुश्किल काम तो अब उनके कंधों पर आने वाला था। देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ादी के साथ आया बंटवारा, आग और अराजकता। अब बारी थी एक नया भारत बनाने की। संविधान लिखने की जिम्मेदारी डॉक्टर अम्बेडकर पर आई, लेकिन इतना आसान नहीं था। संविधान सभा में 299 लोग थे और हर कोई सहमत नहीं था। हर कानून पर बहस, हर शब्द पर विरोध। उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी, लेकिन बाबा साहब जानते थे कि समय कम है। वो 18 घंटे जागते, पैरों में दर्द, आंखों में जलन, फिर भी वो लिखते रहे। वो जानते थे कि अगर आज उनकी कलम रुक गई तो कल करोड़ों लोगों का भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उन्होंने अपनी सेहत को गिरवी रख दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां सर उठाकर जी सकें। उन्होंने एक हाथ से अपनी बीमारी को रोका और दूसरे हाथ से भारत का भाग लिख दिया। 2 साल, 11 महीने और 17 दिन दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनकर तैयार था। उन्होंने हमें वोट का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, लेकिन अपनी आखिरी सांसों में उनके मन में एक डर था, एक चेतावनी जो उन्होंने हमें दी थी। उन्होंने कहा था, संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग बुरे निकले तो वो बुरा साबित होगा। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। आज जब हम अपने आसपास देखते हैं तो वो सवाल उठता है, क्या हम वाकई में आज़ाद हैं, या फिर वो खतरा, वो पुरानी मानसिकता हमारे बीच किसी नए रूप में जिंदा है।